प्रस्तावना। हम सभी राष्ट्र राज्यों के विश्व में रहते हैं। विश्व भर में लगभग 200 राष्ट्र राज्य हैं। सभी राज्यों की पृथक भौगोलिक सीमा होती है जिसमें लोग अपनी राजनीतिक शासन प्रणाली के अंतर्गत रहते हैं। शासन प्रणाली शब्दावली व्यवस्था शब्द से भिन्न होते हैं। व्यवस्था का अर्थ है मुख्य अवधारणा, कार्य एवं संरचना, जबकि प्रणाली शब्द का प्रयोग विशिष्ट संस्थागत व्यवस्था के लिए होता है और किस प्रकार संबंधों को समाज में संरचित और संगठित किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के लोकप्रिय विद्वान रॉय मैक्रेडिस के अनुसार राजनीतिक शासन प्रणाली में नियम, प्रक्रिया तथा समझदारी का समावेशन है जो शासन करने वालों तथा शासित होने वालों के बीच संबंधों को निर्धारित करते हैं। सभी राजनीतिक शासन प्रणाली में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं होती है। विधायिका, राजनीतिक दल, नौकरशाही इनमें से कुछ है जो शासन से संबंधित कार्य और भूमिका को निभाते हैं। लोग विभिन्न प्रकार की राजनीतिक शासन प्रणाली में रहते हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं अलग अलग प्रकार से भिन्न भूमिका निभाती हैं। हालांकि संस्थाएं एक ही नाम के अंतर्गत कार्य कर सकती है। इस प्रकार विधायिका या राजनीतिक दल या नौकरशाही विभिन्न भूमिका निभाते हैं तथा विभिन्न शासन प्रणालियों में भिन्नतापूर्वक कार्य करते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक राजनीतिक शासन प्रणाली स्वयं के विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा अंतर्राष्ट्रीय कारकों का परिणाम है जो शासनकर्ता एवं शासित व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार एवं अवधारणा को संचालित करता है। शासन प्रणाली की स्थिरता और वैधता में संस्थानीकरण के स्तर, विकास के स्तर तथा नियमों के प्रकार जो शासनकर्ता एवं शासित व्यक्तियों के बीच संबंध निर्धारण करता है, इनमें अंतर हो सकता है। वे राजनीतिक सत्ता के गठन, राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप, हितों की अभिव्यक्ति एवं संगठन तथा राजनीतिक अधिकारों के संरूपण में भिन्न होते हैं। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ सामान्य अवधारणाओं को विकसित करें जो हमें समानता और विभिन्नता को निर्धारित करने में सहायक होते हैं ताकि हम कुछ वर्णनात्मक सामान्यीकरण को प्राप्त कर सकें। इसलिए सर्वप्रथम एक सामान्य सिद्धांत स्थापित करने की आवश्यकता है या फिर ऐसे प्रारूप की जिसमें हम समानता एवं विभिन्नता को निर्धारित कर सके, विभिन्न राजनीतिक शासन प्रणाली को वर्गीकृत कर सके और उनके विषय में सामान्यीकरण कर सके ताकि हमारे राजनीतिक भूमंडल को समझा जा सके। 19.2 राजनीतिक शासन प्रणाली की सामान्य विशेषताएं। सभी प्रकार के राजनीतिक शासन प्रणाली की सामान्य विशेषताओं पर एकमत होना कठिन है। विभिन्न सिद्धांतवादी राजनीतिक शासन प्रणाली की भिन्न विशेषताओं को इस प्रकार पहचानते हैं जिस प्रकार वे राजनीतिक संस्थानों के कार्यों की व्याख्या करते हैं या विभिन्न अधिकारियों के बीच विशिष्ट संबंधों का विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार व्यवस्था सिद्धांतवादी के लिए राजनीतिक शासन प्रणाली विशिष्ट तरीकों और साधनों को सूचित करता है जिसमें ये कार्य संस्थानों और प्रक्रियाओं में संरचित और प्रतिरूपित होते हैं तथा अपने विशिष्ट संबंधों में भी। उनके अनुसार मैक्रेडिस द्वारा संक्षेप में शासन प्रणाली को इस प्रकार बताया है। 1. सामान्यतः आपस में बांटे गए उद्देश्यों को उत्पन्न करना और ऐसा करने के लिए इसे सामाजिकरण को प्रदान करना होगा ताकि उद्देश्यों एवं संस्थानों को सामान्य स्वीकृति मिल सके जिसके माध्यम से इन उद्देश्यों को चरितार्थ किया जा सके, अर्थात यथार्थमान सिद्धांत। 2. निर्णय निर्माण के लिए प्रक्रिया को प्रदान कराना। 3. नीतियों को निर्धारण करने वाले हितों की अभिव्यंजना एवं एकत्रीकरण के लिए प्रक्रिया की स्थापना। 4. उन तरीकों एवं साधनों को उपलब्ध कराना जिसमें निर्णयकर्ता का नियमों के साथ उनके पद के लिए चयन होता है। 5. विघटनकारी व्यवहारों के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यवस्था को कायम रखना। 6. आत्मसंरक्षण के लिए सक्षम होना। सभी राजनीतिक शासन प्रणाली विभिन्न स्तर से अपने संस्थानों के द्वारा इस कार्यों को पूरा करने की चेष्टा करते हैं और उनका आकलन इन दायित्व निर्वाह की क्षमता पर आधारित होता है। 19.3 राजनीतिक शासन प्रणाली का परिचालन। राजनीतिक शासन प्रणाली का परिचालन। राजनीतिक शासन के कार्य परिचालन में 4 मुख्य अंतरक्रियात्मक प्रक्रियाएं होती है और प्रत्येक संस्थाओं द्वारा संपन्न की जाती है। 1. निर्देश का संगठन अर्थात राज्य तथा उनकी एजेंसियों जिसे अधिकतर सरकार कहा जाता है। 2. सहमति का संपठन। 3. हितों का संरूपण तथा 4. अधिकारों का संगठन। राजनीतिक शासन प्रणाली की अवधारणा को विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने के लिए इन प्रक्रियाओं की हम चर्चा करेंगे। निर्देश का संगठन। जैसा कि हम जानते हैं, राजनीति एवं राजनीतिक शासन प्रणाली का अध्ययन शक्ति के कार्यान्वयन से संबद्ध है, बिना इसकी परवाह किए कि क्यों और कैसे इस शक्ति का प्रयोग किया जाए। हम राज्य शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक शक्ति के बने रहने को कहते हैं। बहुत समय पहले लोकप्रिय ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक हॉराल्ड के लॉस्को ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार 2 अपेक्षाकृत छोटी संख्या में लोग जो आदेशों को जारी कर उसे क्रियान्वित करते हैं और जो बड़ी संख्या को प्रभावित करते हैं जिसमें वे स्वयं सम्मिलित है, यह प्रकृति का सार तत्व है जो अपने आवंटित क्षेत्र के अंतर्गत सभी नागरिकों को उन आदेशों से वैधानिक रूप संयुक्त रखता है। इस प्रकार संस्था के रूप में राज्य अपने उद्देश्यों के दृष्टिकोण से अन्य संस्थाओं से भिन्न है और दूसरों की अपेक्षा अपने क्षेत्र में अधिक व्यापक और सम्मिलित करने वाला है तथा उसे समाज के विभिन्न घटक के ऊपर विस्मयकारी शक्तियां प्राप्त हैं। जबकि समाज में कोई भी एक संस्था से दूसरी संस्था में आ जा सकता है या उससे बाहर भी निकला सकता है, किंतु जिस राज्य का वह निवासी होता है उस राज्य से निकल पाना अत्यधिक कठिन है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राज्य को शक्ति और निग्रह का एकाधिकार है जिससे वह अपने निर्णयों के प्रति अनुपालन प्राप्त करवाता है, किंतु साथ ही नागरिकों के बहुमत से निष्ठा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। जब तक नागरिकों का बहुमत अनुपालन करता है, राज्य शक्ति के न्यूनतम प्रयोग से कार्य कर सकता है, किंतु यदि बहुमत अनुपालन नहीं करता तब राज्य का रह पाना कठिन है। निर्देश का औपचारिक अंग भिन्नता होने के बावजूद सभी राजनीतिक शासन प्रणाली में सामान्य औपचारिक निर्देश संरचना होती है। कार्यपालिका शाखा सबसे सर्वोच्च शिखर पर होती है, प्रशासन या नौकरशाही उसके नीचे होती है, कार्यपालिक कानून बनाती है तथा न्यायपालिका उन कानूनों को कार्यान्वित करती है तथा कानून के विषय में विवाद को सुलझाती है। ये उन मामलों में भी समान है जिनमें उनके संबंध संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। कानून का लिखित आलेख, कुछ मामलों में अलिखित भी, जो शक्ति की सीमाओं को निर्धारित करता है, किस प्रकार शक्ति का प्रयोग होगा तथा नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व की भी चर्चा है। शासनकर्ता अभिजात वर्ग निर्देश संरचना का अध्ययन तथा उसके अंतर्गत कार्यरत संस्थाएं और एजेंसियां न सिर्फ औपचारिक रूप से नियुक्त लोगों तक ही सीमित है।
बहुत सी राजनीतिक शासन प्रणाली में निर्णयकर्ता अधिकारी भी शासनकर्ता अभिजात वर्ग के भाग होते हैं। ये सामान्यतः ऐसे लोग होते हैं जिनमें आम या ज्ञान, तकनीकी स्तर, राजनीतिक प्रभाव व निर्णय प्रक्रिया के पदों पर विद्यमान अधिक होता है। औद्योगिक नेता, प्रबंधक, बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेता, धार्मिक नेता, मुख्य हित एवं अन्य समूहों के प्रतिनिधि, चिकित्सक, वकील, अभियंता सभी अभिजात वर्ग में सम्मिलित होते हैं। यह सर्वथा स्मरण रहना चाहिए कि राजनीतिक शासन प्रणाली में हम हमेशा निर्देश संरचना को एक दूसरे से जोड़ने की चेष्टा करते हैं, अर्थात अभिजात वर्ग के साथ सरकार को। 19.4 राजनीतिक शासन प्रणाली के प्रकार। आधुनिक समय की राजनीतिक शासन प्रणाली का वर्गीकरण इस प्रकार है: प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली, सत्तावादी शासन प्रणाली। 4.1 प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली। 4.1 प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली। प्रजातांत्रिक समाज में व्यक्तियों को स्वतंत्र माना जाता है। स्पष्टतः परिभाषित और विभाजित सीमाएं तथा उत्तरदायित्व की दो मुख्य विशेषताएं हैं जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के सार हैं। सीमाएं दोनों प्रक्रियात्मक, जिस प्रकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग होता है, तथा वस्तुगत अधिकार, स्वतंत्रता, विभिन्न संरचना इत्यादि होता है, और जो राज्य की शक्तियों और प्राधिकारों पर रोकथाम भी करता है। जबकि सीमाएं राज्य को व्यक्तिगत क्रियाओं में हस्तक्षेप करने में मना करती हैं, उत्तरदायित्व राज्य से निश्चित एवं सकारात्मक क्रियाओं की मांग करती है तथा विभिन्न प्रक्रियाओं में उनकी संबद्धता को भी प्रोत्साहित करती है ताकि व्यक्तिगत विकास में वृद्धि हो। सभी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का एक संविधान होता है। लघु या विस्तार, लिखित या परंपरा आधारित संविधान नागरिकों के प्रति कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को स्थापित करता है। यह स्पष्टतः व्यक्तिगत अधिकार, सरकार का संगठन और संरचना की सीमाओं और उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है तथा सरकार के 3 मुख्य अंगों की विशिष्ट भूमिका एवं शक्तियों को भी स्पष्ट करता है: कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। कुछ संविधानों में राजनीतिक दल, सेना तथा अन्य परामर्शदाता अंगों का भी उल्लेख है। प्रजातंत्र में कार्यपालिका की प्रकृति या तो अध्यक्षात्मक या संसदीय हो सकती है, या फिर इन दोनों का समन्वय। प्रजातंत्र के संसदीय रूप में विधायिका को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत वह कानून बनाता है, वित्त का नियंत्रण करता है, सरकार के प्रधान को नियुक्ति एवं निष्कासन भी करता है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद तथा नौकरशाही एजेंसियां अब अर्धस्वतंत्र नीति निर्णायक अंगों के रूप में उभर कर आए हैं। संसदीय शासन प्रणाली एक कैबिनेट की सरकार है जिसमें बहुमत का नेतृत्व और उनके नेता, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का निर्देशन करते हैं। कैबिनेट को संपूर्ण रूप से कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं। कैबिनेट उत्तरदायित्व के लिए भी सक्षम होता है, किंतु मैक्रेडिस द्वारा निर्धारित इसमें 5 शर्तें सम्मिलित। 1. राजनीतिक दल को भली भांति अनुशासित होना होगा। संसद में उनके सदस्य को एक रूप में मत देना होगा। प्रतिनिधिदान को अपचाद होना चाहिए। 2. दलों को कम संख्या में होना चाहिए, आदर्श रूप में सिर्फ 2 से अधिक राजनीतिक दलों को संसदीय शासन प्रणाली सशक्त और स्थायी कैबिनेट सरकार को उपलब्ध नहीं करा सकती है, क्योंकि समर्थन का उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं रहता है। 3. संसद को भंग तथा नए चुनाव का आयोजन करने का अधिकार बिना किसी प्रतिबंध के स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री को दिया गया है। 4. सामान्य रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि जीतने वाले दल को बहुमत प्राप्त होगा तथा न सिर्फ लोकप्रिय मतों की बाहुल्यता। यदि समय के साथ सिर्फ मतदाताओं के बाहुल्य को आसानी पूर्वक संसदीय बहुमत में परिवर्तित किया जाता है, तब निर्देश संरचना की शक्ति कमजोर हो जाएगी। लोगों में उनके कार्यों के अधिकार संबंधी मतभेद होगा, जैसे कि वह बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हों। ऐसा उदाहरण अधिकतर इंग्लैंड तथा जर्मनी के संघीय गणतंत्र में पाया जाता है। 5. अंत में यह अपेक्षा की जाती है कि एक मुख्य दलों में से कोई एक भी लंबे समय तक बहुमत में नहीं रह सकता। अधिकतर संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य दल या पार्टी ब्लॉक कार्यालयों में एकांतर रूप से कार्य करते हैं। प्रजातंत्र के अध्यक्षात्मक प्रकार में राज्य एवं सरकार का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अमेरिका का संविधान अध्यक्षात्मक प्रणाली का उदाहरण अपने राष्ट्रपति को मुख्य सेनापति, विदेश नीति वार्ताकार, मुख्य प्रबंधक दल नेता, लोकहित का प्रवक्ता, नागरिक समाज में विचारों और नीतियों के माध्यम से इन रूपों में वर्णित किया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शाखा का प्रधान होता है तथा व्यक्तिगत कर्मियों द्वारा व्हाइट ऑफिस व्यवस्थित होता है। फ्रांस में राजनीतिक शासन प्रणाली की प्रकृति और प्रतिमान को 5वीं गणतंत्र 1958 अर्थ अध्यक्षात्मक और अर्थ संसदीय शासन प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति वास्तव में सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति का निर्वाह करते हैं। साथ ही उनके नेतृत्व में मौत्रमंडल होता है जो राष्ट्र की नीतियों को संचालित करते हैं तथा संसद के समक्ष इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रजातंत्र के 2 मूलभूत आधार वाक्य सहभागिता और चुनाव लोगों को मुख्य नीति निर्देश रेखा को निर्धारित करने तथा अपने प्रतिनिधियों को चुनने का प्रणाली प्रदान करते हैं। अपने प्रतिनिधियों के कार्य निष्पादन के आधार पर वह यह निर्णय करते हैं कि आम चुनावों में उन्हें मत दिया जाए या नहीं। आम जनता राज्य की प्रक्रियाओं में सरकार तथा प्रेस में पत्र लिखकर, क्लबों का निर्माण कर एवं चुनाव में मत देकर करती है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जो लोगों को सक्रिय और संगठित करती है, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती है तथा राजनीतिक नेतृत्व के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करती है। मैक्रेडिस द्वारा प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में सभी राजनीतिक दल के निम्नलिखित कार्य होते हैं। 1. वे सामाजिक समूहों और शक्तियों के दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व का गठन एवं संरचना करते हैं। 2. वे नीतियों का प्रतिपादन करते हैं। दल के कार्यक्रमों तथा घोषणा पत्रों में नीतियां समाहित होती है। 3. प्रजातांत्रिक दलों में ठोस एवं सीमित उद्देश्य होते हैं जो कि काल्पनिक दलों के विपरीत है और जो समाज के मूलभूत परिवर्तन के लिए प्रतिपादन करता है। ज्यादा से ज्यादा प्रजातांत्रिक दल परिवर्तन का नहीं बल्कि सुधार को उद्देश्य रखते हैं। अपनी क्रियाओं में वे नागरिक वर्ग की झूठा साबित करते हैं तथा हितों और मांगों को संकलित करते हैं। 5. अधिकतर प्रजातांत्रिक दल सरकार 5.
अधिकतर प्रजातांत्रिक दल सरकार पर अधिकार और नियंत्रण रखने का उद्देश्य रखते हैं, किंतु कई लोकतंत्रीय प्रणाली में यह संभव नहीं हो पाता क्योंकि वे कभी भी अपेक्षित बहुमत को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ दलों के साथ गठबंधन करके वे सरकार में सहभागिता कर सकते हैं या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। 6. भविष्य के नेताओं के लिए वे प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वे पुरुष और महिलाओं को नियुक्त करते हैं जो राजनीति में रुचि लेते हैं तथा नेतृत्व की स्थिति में उभर सकते हैं। सभी प्रजातांत्रिक प्रणाली में नागरिकों को कई अधिकार एवं हित प्राप्त है। वास्तव में नागरिकों के अधिकार एवं हित को छोड़कर कोई भी ऐसी विशेषता नहीं है जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को गैर प्रजातांत्रिक प्रणाली से भिन्न बनाए रखें। 4.2 सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली। सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली का सार सिद्धांत में होता है। सिद्धांतों के अंतर्गत समाज की समस्याओं के विषय में व्यापक प्रस्ताव रहता है। सामान्य जनता सिद्धांत के नाम पर मजबूती से संभावित है और उसका उद्देश्य है फैलाना और आरोपित करना। सभी सर्वाधिकारवादी प्रणाली एकल दलीय व्यवस्था पर आधारित है। सर्वाधिकारवादी प्रणाली को साम्यवादी सर्वाधिकारवादी प्रणाली में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे पूर्ववर्ती सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देश तथा बल्कन ग्रीस को छोड़कर क्यूबा, वियतनाम, मंगोलिया, इथियोपिया, अंगोला, मोजाम्बिक, निकारागुआ आदि, तथा गैर साम्यवादी सर्वाधिकारवादी प्रणाली में जैसे नाजी जर्मनी और फांसीवादी इटली। सत्तावादी तथा सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली में सामान्य विशेषताएं होती हैं। दोनों ही में राजनीतिक शक्ति केंद्रित रहती है तथा निर्देश संरचना किसी भी सीमा के उत्तरदायित्व नियमों से बंधा हुआ नहीं है जो हम प्रजातांत्रिक शासन प्रणालियों में पाते हैं। राजनीतिक नेतृत्व सहमति को छल योजना से नियंत्रित करता है तथा व्यक्तिगत अधिकारों पर बहुत कम या नहीं ध्यान दिया जाता। हित संस्था या हितों को नियंत्रित और अधीनस्थ करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं, बल का उपयोग, पुलिस या अन्य अर्धसैन्य दल, ताकि लोक संचार पर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। उपर्युक्त समानता के बावजूद कुछ विभिन्नताओं को भी सत्तावादी एवं सर्वाधिकारवादी प्रणालियों के बीच समझना होगा। सर्वप्रथम सत्तावादी प्रणाली में नेतृत्व नए संस्थाओं को विकसित करता है जिससे सामाजिक शक्तियां उनके अंतर्गत नियंत्रित हो सके, जैसे कि अर्थव्यवस्था, परिवार, मदरसा, विश्वविद्यालय तथा पाठशाला एवं अन्य सांस्कृतिक संस्थाएं। सर्वाधिकारवादी प्रणाली में हालांकि नियंत्रण और सीमाएं होती है, फिर भी वे समाज एवं व्यक्तिगत कारक को पुनर्गठित एवं पुनर्संरचित करने की शायद ही चेष्टा करते हैं। दूसरे, सत्तावादी सरकार अपने उद्देश्यों में बहुत अधिक सैद्धांतिक होती है, जबकि सर्वाधिकारवादी प्रणाली समान सर्वव्यापी औपचारिक सिद्धांत को नहीं विकसित करते। सिद्धांत एवं दल के प्रयोग के साथ सत्तावादी प्रणाली सहमति को संगठित कर व्यापक सहमति को विकसित करने की चेष्टा करती है। लोगों के साथ एक सकारात्मक संचार के ताने बाने का निर्माण होता है। सर्वाधिकारवादी राज्य सहमति के निर्माण की चेष्टा नहीं करते हैं। आज्ञाकारिता पर विशेष बल दिया जाता है। तीसरे, हालांकि सर्वाधिकारवादी और सत्तावादी प्रणाली दोनों ही राजनीतिक संगठन को संस्थागत रूप देने की चेष्टा करते हैं, सत्तावादी प्रणाली प्राधिकार को वैधानिक बनाने में सफल होते हैं। चूंकि संस्थागत आधुनिकीकरण के स्तर से संबद्ध है, सर्वाधिकारवादी राज्य सत्तावादी राज्यों की अपेक्षा समाज तथा अर्थव्यवस्था में पिछड़े हुए हैं। 4.3 सत्तावादी शासन प्रणाली। विश्व के लगभग आधी राजनीतिक प्रणालियां सत्तावादिता पर आधारित है। उनका वर्गीकरण व्यक्तिगत सत्ता, सऊदी अरेबिया, एकल दलीय सत्ता या व्यक्तिगत तानाशाही, राज्य एवं नौकरशाही तथा सैनिक सत्ता के रूप में किया जा सकता है। सत्तावादी शासन की प्रणाली की प्रकृति में जाने से पहले हमें यह जानकारी प्राप्त करनी होगी कि समाज क्यों सत्तावादी शासन प्रणाली में परिवर्तित होता है। सर्वप्रथम, सत्तावादिता राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रकृति से संबद्ध है। कभी कभार विरोधी संजातीय, क्षेत्रीय, आर्थिक, कबीलाई एवं धार्मिक समूहों का सामना करने के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण और अत्याचारी उपायों का प्रयोग किया जाता है। कुछ राज्यों में, विशेषकर जब वे असुरक्षित या कमजोर होते हैं, शासक में सत्तावादी होने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। हालांकि इस अवतरण के अंदर की वे बाहरी शक्तियों का सामना करने और राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरे, राष्ट्र की विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति भी सत्तावादिता के उद्भव में भूमिका दिखाता है। मैक्रेडिस के अनुसार सत्तावादिता उन देशों में विकसित हुआ है जहां पर निम्नलिखित मूल्यों का अभाव है। 1. जहां नागरिक समाज और राज्यों के बीच अत्यधिक असंतुलित संबंध हैं। 2. जहां मध्यम वर्ग कमजोर रहता है और संस्थागत प्रतिनिधि दल निर्माण करने में असक्षम होता है जो राज्य को सीमित करता है। 3. जहां राज्य नियंत्रणवाद के प्रति यह प्रवृत्ति छिपी या निहित है कि उसी विचार को नकारात्मक रूप से रखा जाए जहां राज्य के विरुद्ध अवरोध कम है अथवा कमजोर हैं। तीसरे, सत्तावादी प्रणाली का उदय तब हुआ जब तेजी से आर्थिक आधुनिकीकरण होना शुरू हुआ। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के पारंपरिक प्रतिमान में गड़बड़ी होने लगती है तथा लोगों की इच्छा और मांगों को भी ऊंचाई मिलती है। सत्तावादी शासन को अधिकतर इसलिए भी प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि यह सामाजिक मतभेद और तनाव को खत्म करता है। सत्तावादी शासन प्रणाली की विशेषताएं। अमास परलमुटर के अनुसार निम्नलिखित सत्तावादी शासन प्रणाली की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। 1. ऐसे राज्यों में सेना अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी होती है। 2. लोकप्रिय सहभागिता का स्तर बहुत नीचा होता है। 3. अधिकतर विशेषकर राजनीतिक अधिकार या तो नहीं रहता अथवा बहुत कम रहता है। 4. जनसाधारण को संगठित करने के लिए सामान्यतः किसी भी सिद्धांत का अभाव रहता है। 5. सामाजिक एवं हित समूहों को अधीन करने की चेष्टा के क्रम में सत्ताधारी प्रणाली समाज के पुनर्निर्माण में सम्मिलित नहीं होते। सत्तावादी शासन प्रणाली के प्रकार। 4 प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं। क. तानाशाही। ख. राजवंशीय शासन प्रणाली। ग. सेना शासन प्रणाली। घ. एक दलीय शासन प्रणाली। क. तानाशाही। तानाशाही में राजनीतिक शक्ति को तानाशाह द्वारा व्यक्तिगत और निरंकुश रूप से प्राप्त किया जाता है। दबाव के उपकरणों को सावधानी पूर्वक पुलिस और सेना के माध्यम से विकसित किया जाता है, जिसमें बचाव, अत्याचार, निगरानी तथा धमकाना भी सम्मिलित है। हालांकि ऐसी शासन प्रणालियों में कानून एवं व्यवस्था को कायम रखना, जन स्वास्थ्य, परिवहन जैसी सामान्य सेवाएं भी दी जाती है। सेना का स्तर तानाशाह के व्यक्तिगत रक्षाकर्मी के रूप में घट जाता है। कुछ मामलों में रक्षक उनके ही संबंधी होते हैं अथवा निष्ठा रखने वाले संबंधकर्ता।
इस प्रकार तानाशाह ऐसे संगठनों से जुड़ा हुआ है जैसे सेना, पुलिस, खुफिया सेवाएं जो बाद में स्वयं की शक्ति को विकसित करती है और अपने कार्यक्रम में स्वायत्त हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका के कुछ राजनीतिक शासन प्रणालियों में जैसे क्यूबा में बतिस्ता, निकारागुआ में सोमोजा, हैती में पापा डॉक हुवालियर, केंद्रीय अफ्रीका में बाकास शासक, युगांडा में इदी अमीन दादा इस प्रकार की राजनीतिक शासन प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं। राजवंशीय शासन प्रणाली राजतंत्र एवं तानाशाही दोनों से इस अर्थ में भिन्न है कि शक्ति बल के आधार पर प्राप्त नहीं होती है। राजवंशीय प्रणालियों में राजनीतिक शक्ति राजा के परिवार में आपस में बांटी जाती है। जूनी का सुल्तान ने स्वतंत्रता के पश्चात अपने परिवार के सदस्यों को भिन्न पदों पर नियुक्त किया। राजवंशीय शासन प्रणाली में राजा की शक्ति अति प्राचीन रिवाजों, परंपरा, समझ तथा धार्मिक स्तर से संतुलित है। राज्यशाही के धन तथा राजा के व्यक्तिगत धन के बीच कोई विभेद नहीं है। दूसरे शब्दों में राष्ट्र की संपत्ति राजा की सनक और मौज है। राजवंशीय शासक की एक दूसरी विशेषता है लोगों की सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व संस्थानों का अभाव। हालांकि कुछ देश है जैसे मोरोको जिसने विकसित संसदीय सरकार के किसी रूप का उद्भव किया है जिसमें राजा, विधायिका तथा अन्य अंग जो निर्णय प्रक्रिया से संबद्ध हैं उससे छल योजना में लगा रहता है। राजवंशीय राज्य व्यवस्था में परंपरावाद और धन संपत्ति का विचित्र समन्वय है, किंतु पारंपरिक मूल्यों में परिवर्तन या आय में अचानक गिरावट के कारण स्रोत नष्ट हो सकता है जो राजवंशीय शासक को समर्थन प्रदान करता है। वर्तमान समय में कुछ पारंपरिक राजवंशीय शासन प्रणाली जैसे नेपाल संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। सैनिक शासन प्रणाली सैनिक सरकार समकालीन सत्तावाद का सबसे अधिक सामान्य स्वरूप है। राजनीति में सेना के हस्तक्षेप के दो कारण हैं। प्रथम, अधिकारी निकाय, शासक, अभिजात वर्ग तथा जनता के बीच सशक्त और वास्तविक घनिष्ठ संबंधों का होना जो कि राजनीतिक नियमों, मूल्यों तथा राजनीतिक प्रणालियों के संस्थानों के विषय में होता है। नागरिक शासन एवं उनके संस्थानों की स्वीकृति अधिकारी निकायों में आयांतरित हो जाता है। सेना हस्तक्षेप को सभी अनुचित एवं अस्वीकृत समझते हैं, सरकार, लोग एवं सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों द्वारा ही। विशेषकर विकासशील देशों में सेना हस्तक्षेप विशिष्ट परिस्थितियों में होती हैं, जैसे राजनीतिक प्रक्रियाओं का विघटन, प्रतिविद्रोह, सैनिक सहायता, सत्ता हस्तांतरण मांग। सैनिक शासन या तो सैनिक नियंत्रण, मध्यस्थता एवं निषेधाधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष हो सकता है या अप्रत्यक्ष हो सकता है। मध्यस्थता से सेना निषेधाधिकार तक अप्रत्यक्ष सेना नियंत्रण कुछ कृत्रिम प्रजातांत्रिक देशों में अधिक है, जहां संविधान, नियमित चुनाव, प्रजातांत्रिक सत्ता संरचना तथा अन्य प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं के बावजूद सेना तानाशाह निर्णय निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। राजनीतिक शासन प्रणाली के इस वर्ग में कुछ राष्ट्रों का उल्लेख किया जा सकता है जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, बोलिविया, यूरुग्वे, ग्वाटेमाला, कोलंबिया आदि। एक दलीय सत्तावादी शासन प्रणाली एक दलीय सत्तावादी प्रणाली चाहे सेना या नागरिक में हो। सीरिया एवं इराक अमेरिका के सैन्य आक्रमण के पहले, जिससे अप्रैल 2003 में द्वितीय खाड़ी युद्ध हुआ। ट्यूनीसिया, तंजानिया, मिस्र, केन्या तथा मैक्सिको में है जहां प्रबल दल का शासन है। ऐसी प्रणालियों में एक राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जिसको शासन प्रणाली संगठित करने की अनुमति देता है ताकि शासन कायम रह सके और समर्थन प्राप्त कर सके। एक दल सरकार के प्रति सिर्फ समर्थन एजेंसियां हैं। वे लोकप्रिय सहभागिता के प्रति सिर्फ सीमित रास्तों को प्रदान करते हैं, जो शक्ति प्राप्त लोगों से चालाकी से काम निकालते हैं ताकि अन्य समूह या शक्ति के सक्षम केंद्रों के विरुद्ध बराबर होने की शक्ति को प्राप्त कर सकें, जो कि कुछ अवधि के बाद गतिशील अवधि में राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली में एक दलीय के विपरीत ऐसे शासन प्रणाली स्वयं को संस्थागत करने में विफल हो गए हैं। 19.5 राजनीतिक शासन प्रणालियों का मूल्यांकन। शासन प्रणालियों का मूल्यांकन। इस प्रकार हम देखते हैं कि समझ एवं विश्लेषण के लिए आधुनिक राजनीतिक शासन प्रणाली को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली, सत्तावादी एवं सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली। उपर्युक्त आधार पर विशिष्ट शासन प्रणालियों की शक्ति एवं कमजोरियों के विषय में कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सर्वप्रथम उस शासन प्रणाली के विषय में चर्चा करें जो अधिक टिकाऊ और स्थिर है। ऐसा कुछ भी सुनिश्चित करने को नहीं है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली सर्वाधिकारवादी या सत्तावादी प्रणाली से अधिक देर तक स्थिर रह सकता है। साम्यवादी सत्तावादी प्रणाली तथा सर्वाधिकारवादी प्रणाली के स्थायित्व का प्रदर्शन करने हैं। प्रारंभिक 1990 के दशकों में विघटन होने के पहले सोवियत संघ लगभग 70 वर्षों तक टिका रहा। उपर्युक्त तथ्य के अन्य उदाहरण हैं चीन और क्यूबा। सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली अधिक लंबी अवधि के होते हैं अपेक्षाकृत प्रजातांत्रिक प्रणाली के, जैसे जर्मन ब्रीमर गणतंत्र 12 वर्ष, पुर्तगाल और स्पेन 10 से 12 वर्ष, अल्जीरिया तथा मेक्सिको भी सत्तावादी प्रणाली के अंतर्गत स्थायी रूप से स्थापित थे, किंतु जल्दी ही उनका भी विघटन हो गया। दूसरा मुद्दा अनुकूलनीयता से संबद्ध है। अन्य संस्थाओं की भांति सभी शासन प्रणाली को समाज की नई सच्चाइयों के साथ अनुकूलित होना चाहिए तथा अवसरों का प्रयोग करना चाहिए। अन्य दो की अपेक्षा प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अधिक अनुकूलित होते हैं। नई स्थिति एवं परिस्थितियों से सत्तावादी एवं सर्वाधिकारवादी प्रणालियां कम अनुकूलित होते हैं, क्योंकि दोनों ही में संकेंद्रित, एकीकृत तथा संबद्ध राजनीतिक शक्ति की संरचना होती है और कठोर आधिकारिक सिद्धांत भी। तुलना एवं मूल्यांकन का तीसरा आधार है किसी विशिष्ट शासन प्रणाली में वैधीकरण की प्रक्रिया। वैधीकरण का अर्थ है शासन करने वालों के प्राधिकार को शासित होने वाले लोगों द्वारा स्वीकृति। इसमें सहभागिता, सामाजिकीकरण, प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दल तथा चुनाव की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अन्य दो की अपेक्षा प्रजातांत्रिक प्रणाली में वैधीकरण का स्तर ऊंचा रहता है। सत्तावादी प्रणाली में वैधीकरण वितरित हो जाता है क्योंकि वहां अनिश्चित सहमति और समर्थन होता है। ऐसी प्रणाली में अनन्य बल कानून एवं व्यवस्था को कायम रखने पर होता है और इसलिए किसी भी वैकल्पिक विचार को स्वीकृति नहीं मिलती। सर्वाधिकारवादी प्रणाली में वैधीकरण किसी सिद्धांत का परिणाम है या साम्यवादी अथवा फासीवाद। रॉय सी मैक्रेडिस का कहना है, किंतु सत्तावादी या सर्वाधिकारवादी प्रणाली में वैधीकरण को जांचने का कोई तरीका नहीं है सिवाय जब उसका विघटन हो जाता है। यदि नहीं, तत् अनुपालन को स्वीकृति या वैधता नहीं समझना चाहिए।
नागरिक व्यवस्था को कायम रखना मूल्यांकन का दूसरा आधार है। कानून एवं व्यवस्था को कायम रखने में प्रजातंत्र की अपेक्षा सत्तावादी एवं सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली का बेहतर प्रदर्शन होता है। इन देशों जैसे मिस्र, अल्जीरिया या चिली में कोई हड़ताल, प्रदर्शन आदि नहीं होते या ये शांतिपूर्ण होते हैं, फिर भी वे हिंसा का प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार मैक्रेडिस का कहना है, सत्तावादी एवं सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली एक सुव्यवस्थित समाज की शांति और स्वच्छता में स्वयं को सेंकता है, जबकि प्रजातंत्र सर्वथा अराजकता के कगार पर रहता है। हालांकि यदि हम गहरा विश्लेषण करें तब यह देखा जाता है कि प्रजातंत्र में जबकि अधिक संगठित और सामूहिक हिंसा है, सर्वाधिकारवादी या सत्तावादी प्रणाली में जन अत्याचार और हिंसा है, जो राज्य एवं उनके उपकरणों द्वारा अत्याचारी एवं अपपीड़क स्वरूपों में होता है। यहाँ हैरी एकस्टीन के विचार की स्मरण करना बेहतर होगा, जिन्होंने यह कहा था, किंतु वृहद सामाजिक सामूहिकता द्वारा लगातार अपपीड़क अत्याचार सुनिश्चित रूप से किसी प्रकार की राजनीतिक विफलता का संकेत देता है। यदि राज्य व्यवस्था द्वारा निजी मतभेद को कम करने की अपेक्षा तर्कशील मानी जाए, तब यह भी तर्कसंगत है कि उनसे सिर्फ उन्हें किसी लोक स्तर तक विस्थापित करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सामाजिक शक्तियों तक सरकारी एजेंसियों की पहुंच का स्तर मूल्यांकन का एक और आधार है। प्रजातंत्र में सामाजिक शक्तियां अपने विचार और कार्यों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कायम रखते हैं। सर्वाधिकारवादी साम्यवादी सरकारों में और कई सत्तावादी शासन प्रणालियों में अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा धार्मिक संस्थान सरकारी हस्तक्षेपों से उन्मुक्त हो गए हैं। सत्तावादी तथा सर्वाधिकारवादी प्रणालियों की अपेक्षा प्रजातांत्रिक प्रणाली लोगों की मांगों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं और इसलिए उन्हें अधिक लोक समर्थन प्राप्त होता है। राजनीतिक शासन प्रणालियां समानताएं एवं असमानताएं। आधुनिक राजनीतिक शासन प्रणालियों में सहमति एवं मतभेद के कई बिंदु होते हैं। सर्वप्रथम इन तीनों प्रणालियों में विधायिका की भूमिका एवं स्थिति को विकलांग या अयोग्य ठहरा दिया गया है। विधि निर्माण सिर्फ कार्यपालिका की पहल पर ही मुख्यतः होता है। कार्यपालिका का सेना, वित्त तथा विदेश नीति पर एकाकी नियंत्रण है, जबकि प्रजातंत्र में यह सिर्फ वाद विवाद तथा विचार का आधार है। सत्तावादी एवं सर्वाधिकारवादी प्रणालियों यह भूमिका भी लुप्त है। दूसरे, इन सभी राजनीतिक शासन प्रणालियों में कार्यपालिका की भूमिका, शक्ति एवं स्थिति में वृद्धि हुई है।